हम लोग चलते हैं जनाब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की तरफ। देखें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पास पेपर एनालिसिस की तरफ अगर हम चले तो आपके सामने ये कुछ पिछली 10 अटेम्प्ट्स का जो है ना वो पास पेपर एनालिसिस है, जिसमें तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। ऑटम 20 में क्वेश्चन आया, स्प्रिंग 20 में 12 एक और MCQ भी आया। ऑटम 19, स्प्रिंग 19, ऑटम 18, स्प्रिंग 18, ऑटम 17 में एक और सवाल, फिर उसके बाद स्प्रिंग 17, ऑटम 16, स्प्रिंग 16, ठीक है जी, ऑटम 15, स्प्रिंग 15, ऑटम 14। तो ये वाला जो एरिया है इसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछ रहा है। हाँ, बहरहाल ये बात ज़रूर है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक जगह पे उसने MCQ पूछ लिया 15 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, इस एरिया में इस अटेम्प्ट में 4 नंबर का ये सवाल आया और 15 नंबर का ये, 19 नंबर का ये सवाल आया। अच्छा, रिलेटिवली ये एरिया जो है ये ईजी है और इसमें बच्चे अच्छे मार्क्स सिक्योर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा शेयर किया था कि एग्जामिनर बताता होता है पेपर चेक करने के बाद कि कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स हासिल किए हैं। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? हाफ मार्क्स। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑटम 20 का जो क्वेश्चन था उलझे सुलझे ब्रदर्स, ये 83% लोगों ने इसको ठीक सॉल्व कर दिया। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई थी, आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनानी थी, परचेज डे बुक बनानी थी, सेल डे बुक बनानी थी एंड सो ऑन। ठीक है जनाब। फिर स्प्रिंग 20 का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक नए तरीके से आया था, लेकिन इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था जी, ट्रायल बैलेंस आपने बनाना था डे बुक्स में से। ठीक है जी, तो नॉर्मली डे बुक्स में से ट्रायल बैलेंस बनाने का एक सवाल इससे पहले भी एक दफ़ा आया हुआ था, वो देखते हैं कहाँ पे है। 2 सवाल बल्कि आए हुए थे। एक तो ये सवाल था स्प्रिंग 19 का, जिसमें यही था कि आपको इंफॉर्मेशन मिली हुई थी और आपने उस इंफॉर्मेशन की बेस पे, आपको डे बुक्स मिली हुई थी, आपने उन डे बुक्स की बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाना था। तो डे बुक्स से ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बड़े ध्यान से करना होता है, इसमें बहुत सारी लॉजिक इन्वॉल्व होती है, इसलिए बच्चे उसमें गलतियां कर जाते हैं। ठीक है जनाब, ये ट्रायल बैलेंस बनाना था, डे बुक्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। इन दोनों सवालों में देखें बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो लोअर साइड पे है, यानी कि बाकी इसके अलावा जब भी क्वेश्चन आया हाफ से ज़्यादा बच्चे इसको पास कर पाए। लेकिन जब ये ट्रायल बैलेंस बनाने वाले सवाल आते हैं तो बच्चों की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है ना वो कर पाते हैं। फिर जब आप उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उसमें सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो कर लेते हैं, तो फिर एक मॉडरेट लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस बार बार करते हैं, जब आप उस पूरे एरिया की कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं और उनको अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर आपने रट्टा लगाया और रट्टा लगा के सवालों को प्रैक्टिस करते रहे तो फिर भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, आपने सवालों को रट्टा लगा लिया और फिर आपने कहा चलो ठीक है, अब इस तरह का सवाल आएगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये फिगर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जनाब होगा ये कि फिर आप उस फाइनल हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन है, या जो क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं कि जिसमें आपकी अच्छे तरीके से ये चेक होती है परफॉर्मेंस, वो आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये वो सवाल थे, ट्रायल बैलेंस बनाने का सवाल था। फिर एक और दफ़ा इससे पहले भी ट्रायल बैलेंस आया था स्प्रिंग 19 में। एग्जामिनर ने देखा कि यार बच्चे तो, आधे से ज़्यादा बच्चे तो इस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, तो एक और दफ़ा इससे पहले भी आया था, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था रावी ट्रेडर्स का, 56% लोगों ने इसको पास किया था। तो जनाब इसके पीछे जो है ना वो परसेंटेजेस अवेलेबल नहीं है, अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स देखें तो ये जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चंस इसमें से हर अटेम्प्ट में आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और एक चीज़ में बच्चे परेशान होते हैं, वो ये है कि आपने डे बुक से ट्रायल बैलेंस बनाना है, और डे बुक से ट्रायल बैलेंस बनाने का ये वाला जो सवाल है जहरबा स्टेशनर्स का, ये बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किया हुआ है कि ये मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कराऊंगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा 1 घंटे में हम लोग जो है ना वो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो ऑलरेडी मैंने क्रैश कोर्स जो नियर पियर पे अवेलेबल है कैफ 1 का, उसमें मैंने अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके उसको
देखेंगे, लेकिन जब मैं आपको कहूँगा आप डेफिनेटली ये सेशन के बाद आप उसको जाके ओपन करके देख सकते हैं। तो ये सवाल एक बच्चे ने किया हुआ है कि जी सर ये ट्रायल बैलेंस बनाने वाला सवाल आपने करवाना है, तो जनाब बिल्कुल मैं आपको ट्रायल बैलेंस का जो है ना वो बना के दूंगा। एक बच्चे ने पूछा जी स्प्रिंग अटेम्प्ट का रिजल्ट हमेशा ख़राब क्यों आता है। देखें इसका स्प्रिंग अटेम्प्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बच्चों की परफॉर्मेंस से ताल्लुक है कि बच्चे ठीक से परफॉर्म नहीं करते तो रिजल्ट गंदा आ जाता है। बहरहाल कॉमन मिस्टेक्स की तरफ बात करते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स को अगर हम गौर से देखें इन सवालों के मुतालिक तो वो कुछ इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स बताता है जो बच्चे करते हैं। पहली चीज, कैश एंड बैंक अमाउंट वर कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम द कैश बुक। देखें जब आप कैश बुक ले रहे हैं, जब आप कैश डे बुक बना रहे हैं, तो फिर उस वक्त आपको अलग से कैश एंड बैंक बैलेंसेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वही जो उसका क्लोजिंग होगा वही आपका कैश बुक का बैलेंस होगा। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये नॉर्मली उन सवालों में बच्चे गलती करते हैं जिनमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ठीक है जी, जिनमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है उसमें ये गलतियां करते हैं। आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल अकाउंट्स सेपरेटली इन द ट्रायल बैलेंस, बच्चों ने ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू किया और हर अकाउंट अलग अलग शो करने की बजाय सम अकाउंट्स वर मर्ज। फॉर एग्जांपल ड्राइंग अकाउंट वाज मर्ज विद कैपिटल रिटर्न इनवर्ड विद सेल। हमने ये बात की कि सेल अलग रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न का अकाउंट अलग बनाते हैं, बच्चे उसको एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, शायद उनको लगता है कि जैसे हम लोग कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट में दोनों एंट्रीज करते हैं, सेल्स की भी और सेल्स रिटर्न की भी, तो शायद सेल्स और सेल्स रिटर्न का अकाउंट भी एक ही बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने ये बात की है एज ए प्रिंसिपल, हम लोग सेल्स का अकाउंट अलग बनाएंगे, सेल्स रिटर्न का अकाउंट अलग बनाएंगे, हम लोग परचेजेस का अलग अकाउंट बनाएंगे और परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग बनाएंगे, हम लोग कैपिटल का अकाउंट अलग बनाएंगे और कैपिटल में जितनी टेम्परेरी चेंजेस है उनको ड्राइंग्स में डालेंगे, उसको अलग अकाउंट बनाएंगे। तो ये काम हम लोगों ने करना है। ठीक है जी। बैलेंसेस वाज शोन ऑन द रॉन्ग साइड। ले जनाब, ऐसी पोंगियां भी बच्चे मारते हैं एग्जाम में जाके कि बैलेंस डेबिट था वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्रेडिट था डेबिट साइड पे लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक वाज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। ये बात हमें पता है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। और हम लोगों ने कल वाले पिछले सेशन में भी बात की कि दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक होता है पीरियोडिक और एक होता है परपेचुअल, और उनमें हम लोगों ने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप वो सेशन की रिकॉर्डिंग जाके भी देख सकते हैं अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है। The least performed area in this question was the treatment of discounts. डिस्काउंट्स जो है ना वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। बच्चों को समझ नहीं आती कि डिस्काउंट्स क्या होते हैं। वो नॉर्मली जिन चीज़ों में फंसते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो फंसते हैं जनाब के, एक होता है जी ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है जी कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, एक चीज़ 50,000 की थी, उसने आपकी शक्ल देख के आपको 48,000 दे दिया, 48,000 में दे दी। आपको कहा कि भाई चलो तुम 2,000 पे मुझे कम दे देना, तुम्हें मैंने डिस्काउंट दिया। इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन के लिए ये अज्यूम करते हैं कि जो चीज़ की जो अमाउंट जो हमने पे की है वही उसकी प्राइस थी। जो उसकी लिस्ट प्राइस होती है, ठीक है, या जो चीज़ के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है, अगर वो कुछ और हो तो हम इसको अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेते। हमें लिस्ट प्राइस से के बाद जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको हमने कंसिडर नहीं करना होता है। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट इज समथिंग कि जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, यानी कि आपको वो कहता है कि भाई तुम ऐसे करो, तुम कैश में हमें पेमेंट कर दो, और अगर तुमने जल्दी पेमेंट कर दी तो फिर हम तुम्हें जो है ना वो जो पैसे तुमसे हमने लेने हैं उसमें मजीद हम डिस्काउंट दे देंगे तुम्हें। फॉर एग्जांपल तुमने हमें 48,000 देने हैं, तुम्हें हम देते हैं 1 मंथ का टाइम, लेकिन अगर 1 मंथ से पहले यानी कि तुम विद इन 10 डेज पे कर दोगे तो तुम्हें हम 500 रुपये और छोड़ देंगे, तुम 47,500 रुपये दे देना। तो ये जो 500 रुपये ये वाले हमें डिस्काउंट मिला है, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं कब? जब हमने उसकी पेमेंट की होती है। ठीक है, जब हम 47,500 पे करने जाएंगे उस वक्त हम कहेंगे कि ठीक है ये लो 47,500 तुम्हारा और 500 मेरी इनकम, जिसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। तो नॉर्मली इन दोनों चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। फिर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नेट ऑफ और ग्रॉस ऑफ। नॉर्मली नेट ऑफ का वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ग्रॉस ऑफ का वर्ड आपने शायद ही कहीं पढ़ा हो, लेकिन ये एक दूसरे के समझ लीजिए कि पैरेलल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो फिर हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। नेट ऑफ का मतलब है कि चीज़ ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। नेट ऑफ डिस्काउंट का क्या मतलब होगा
कि जो अमाउंट अब आपको नजर आ रही है उसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है, इट हैज बीन डिडक्टेड। नेट ऑफ टैक्स का क्या मतलब होगा फिर? नेट ऑफ टैक्स का ये मतलब होगा कि जो भी अमाउंट आपके सामने नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल 6000, इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है, ठीक है जी, नेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीजें हैं, नेट ऑफ कॉस्ट मतलब नेट ऑफ प्रॉफिट, किसी चीज में प्रॉफिट माइनस हो चुका है, उसके बाद जो चीज आ रही है उसे हम नेट कह सकते हैं। तो नेट मींस कि चीज में से जो चीज माइनस करनी थी वो माइनस हो चुकी है, और ग्रॉस का मतलब है कि इसमें से वो चीज माइनस नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब भी कभी आप होटल में जाते हैं, किसी मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स में ऐसा ही होता है कि वो आपको कहते हैं कि जनाब जो ग्रॉस है इसकी प्राइस, ग्रॉस प्राइस दैट इज इक्वल टू 7000। इसका मतलब ये है कि इसमें से टैक्स जो है ना, वो इसमें टैक्स एडेड है, आपको ये उस चीज की प्राइस भी है और उसमें टैक्स भी शामिल है। जैसे आप किसी भी दुकान पे जाके कोई भी चीज परचेज करते हैं, साबुन परचेज करते हैं, पत्ती परचेज करते हैं, तो वो ग्रॉस अमाउंट होती है, उसी के अंदर टैक्स शामिल होता है। अगर आप उसके पीछे आगे कहीं पे देखें तो छोटी सी अमाउंट उसकी प्राइस लिखी होती है, प्राइस से पहले दो चीजें लिखी होती हैं, एक उसकी कॉस्ट लिखी होती है और एक उसका टैक्स लिखा होता है, तो वो चीज जो है वो नॉर्मली ग्रॉस होती है। तो नेट और ग्रॉस का मतलब मैं आपको समझा रहा था, उसका ये नेट का मतलब होता है कि डिस्काउंट माइनस हो चुका है, और नेट की का जो रिवर्स होगा या उल्टा होगा वो होगा ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब यह है कि डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, राइट। तो ये उसने कहा है कि नॉर्मली बच्चों को ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट में फंस जाते हैं, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स द प्रेजेंटेशन, अच्छा, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज प्रेजेंटेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है जी, जो ट्रेड डिस्काउंट की वो बात कर रहा है ना, ट्रेड डिस्काउंट जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होना होता, बच्चे उसको भी बुक में प्रेजेंट कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है जो बच्चे शेयर करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस और इफेक्ट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक शुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल ये हमें पता है कि जो डे बुक्स होती हैं वो 5 डे बुक्स होती हैं और 6 जर्नल जर्नल होता है, तो 6 नॉर्मली चीजें होती हैं। तो जनाब हुआ ये है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ वो चीजें जर्नल जर्नल में आएंगी जो किसी भी और डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होनी। However, students often made journal entries for the transactions already recorded in the books। तो यानी कि आप अगर इनको पढ़ के आपको लग रहा है कि यार ये कौन से बच्चे हैं, तो जनाब ये हमारे सीए वाले बच्चे ही हैं, ये इस तरह की गलतियां करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हो सकता है कि ड्यूरिंग सेशन अचानक से मेरी आवाज गायब हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। एक और लैपटॉप पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है सेशन को, तो इफ दिस हैपन्स तो मैं सब लोगों को मैसेज कर दूंगा कि जी अभी आप जो है ना वो 2 मिनट वेट करें और मैं लैपटॉप को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसकी मतलब जो रीज़न है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें, हम लोगों को डे बुक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, अगर ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए तो फिर ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, फर्ज करें कि कंपनी है और वो कुछ सेल परचेज कर रही है। ठीक है जी, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, वो कोई चीज़ परचेज करता है और बहुत फ्रीक्वेंटली वो परचेजिंग कर रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली वो उन चीज़ों को सेल कर रहा है। डेली बेसिस पे तकरीबन 400 लोगों से वो परचेजेस करता है, तो 400 प्लस इसकी परचेज की एंट्रियां होती हैं और तकरीबन 300 लोगों को ये सेल करता है, तो 300 प्लस इसकी सेल्स की एंट्रीज होती हैं। डिफरेंट लोगों से परचेज करता है, डिफरेंट लोगों को सेल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑलपर की बात कर सकते हैं। ऑलपर मिल्क जो है ये पूरे अपना जो भी इनका रिकवरी का एरिया होगा जहां से ये दूध परचेज करते हैं, फिर उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। हम सिर्फ परचेज और सेल की बात करते हैं, तो ये कितने सारे दूध बेचने वाले ग्वालों से दूध परचेज करते होंगे और फिर उनको पैकिंग में डालते होंगे, फिर उनको सेल करते होंगे। तो इनकी डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजेक्शन्स परचेज की और हजारों ट्रांजेक्शन सेल की होंगी। हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करें तो हम उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से करें कि परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर आपने कैश दिया, बैंक दिया तो बैंक क्रेडिट कर दें। अगर आपके ये पेबल्स खड़े हुए हैं तो आप पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स को जो है ना वो क्रेडिट कर दें।
तो डेली बेसिस पे क्या ये एंट्री आप 4 दफा करेंगे, 400 दफा करेंगे? जी बिल्कुल 400 दफा करेंगे। क्यों? क्योंकि 400 दफा ट्रांजेक्शन हुई है, तो जितनी दफा ट्रांजेक्शन होगी उतनी दफा उसकी एंट्री करने की जरूरत है। ओके, ठीक है जनाब। अब इससे एक नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि इन 400 एंट्रीज को करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स चाहिए। हो सकता है एक दिन में 4-4 रजिस्टर्स लग जाते हों। कोई बंदा आपसे पूछेगा बताओ भाई तुम्हारा लेजर पकड़ो जरा, मुझे लेजर ला के दो। तो आप जनाब एक गाड़ी बुक कराते हैं और उस गाड़ी में अपने सारे लेजर डालते हैं 1 महीने के, और वो लेजर आप उसके पास लेके जाते हैं। सो द थिंग इज कि जब आप हर परचेज की एंट्री लेजर में करना शुरू कर दोगे तो फिर उससे एक नुकसान होगा कि लेजर आपका टू मच बल्कि हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इतना बड़ा लेजर हो जाएगा कि इसमें काम की ट्रांजेक्शन ढूंढना जो है वो मसला हो जाएगा। यानी कि आपके पास 6000 पेजेस का लेजर होगा, जिसमें 3000 पेजेस के ऊपर जो है वो परचेजेस की एंट्री होंगी, 2990 पेजेस के ऊपर सेल्स की एंट्री होंगी, और शायद 10 पेजेस पे कोई और एंट्री होंगी। और वो 10 पेजेस जो हैं वो इतनी एंट्रियां उसके अंदर गुम जाएंगी कि वो आपको ढूंढी नहीं जा सकेंगी। तो हम लोग लेजर को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए एक एंट्री के दरमियान में, क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे ही एक एंट्री होगी, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी उसकी हम एंट्री पास कर लिया करेंगे, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी उसकी हम एंट्री पास कर लिया करेंगे। लेकिन अब हम ये करेंगे कि उसकी एंट्री पास करने की बजाय पहले उसकी एक लिस्ट बनाते चले जाएंगे, और पूरे एक दिन की तमाम सेल्स की सिर्फ 1 एंट्री जो है वो लेजर में कर देंगे। ठीक है। सो दिस इज द वे जिससे हम लोग अपने लेजर को बहुत ज्यादा बल्कि होने से बचा लेते हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसमें हम एंट्रियां करते हैं इसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और ये हर तरह की ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ ये सेल्स और परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए होती हैं। और इसके अलावा कैश रिसीट, कैश पेमेंट, क्योंकि अगर आप सेल, परचेज और कैश की ट्रांजेक्शन्स को अलग कर दें तो आपकी अकाउंटिंग में बहुत ही कम चीजें बच जाती हैं। सिर्फ 2% एंट्रीज जो है ना वो अदर देन सेल, परचेज या कैश होती हैं। तो ये जो बड़े बड़े काम हैं, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स की एंट्रियां जो हम लोगों ने करनी है, परचेज की एंट्रियां करनी है, इन सब को एक अलग से बुक में रजिस्टर कर लिया जाए, और वो डेफिनेटली उसमें बिल्कुल वैसे ही एंट्री करें जैसे हम करते हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत उसमें फर्क होता है, लेकिन वो बल्कि उतनी ही बनेगी, वो भी सेल्स की एंट्रीज भी। लेकिन हमें यह फायदा होगा कि हमारा जो लेजर है, जो हमने प्रेजेंट करना होता है, जो हमने सारे लोगों को चेक कराना होता है, जो ऑडिटर्स को चेक कराना होता है, कंपनी के मालिक को चेक कराना होता है, मैनेजमेंट को इससे बड़ा कंसर्न होता है कि लेजर में क्या क्या एंट्री होंगी, क्या क्या नहीं, वो एक बड़ा अच्छा एक स्मार्ट सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक स्मार्ट सा छोटा सा रजिस्टर बन जाएगा। राइट। सो लेजर को बहुत ज्यादा बल्कि होने से बचाने के लिए हम एक 2 स्टेप काम करते हैं, 2 स्टेप हरकत करते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि सारी ट्रांजेक्शन सीधी सीधी लेजर में पोस्ट करते जाएं, हर ट्रांजेक्शन पोस्ट करते जाएं, हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हैं। ठीक है जनाब। और उसके बाद अब देखें हम लोगों ने क्या किया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई। एक हम लोगों ने एंट्री की सारे दिन के अंदर, हमने कहा जी जनाब 450 लोगों से हमने जो परचेजेस किए हैं उन सब परचेजेस की जो टोटल अमाउंट बनी है वो बनी है क्रेडिट परचेजेस की। क्रेडिट परचेजेस हमने 395 लोगों से की थी, और इसकी जो टोटल कॉस्ट, जो अमाउंट बन रही है परचेजेस की, वो बन रही है 4.5 मिलियन की। हम लोग इसकी एंट्री क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इसकी एंट्री करते हैं, हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है जी, कि जो चीज़ें परचेज की हैं वो हमने डेबिट कर दी, और पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पेएबल के साथ कुछ और वर्ड्स भी लिखे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं समझाने के लिए सिर्फ पेएबल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आपने परचेजेस थी, आपने क्रेडिट परचेजेस की, 395 लोगों से परचेजेस की 4.5 मिलियन की। तो बजाय इसके कि आप अपने लेजर में 395 एंट्री करें, 395 एंट्रीज करें, आप सिर्फ एक एंट्री करेंगे, और वो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 4.5 मिलियन से। राइट। सो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने लेजर को स्मार्ट बना लिया। जी जनाब। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि क्योंकि हम लोगों ने एंट्रीज को स्मार्ट करना है, इस गलती को ख़त्म करना है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लेजर जो है ना वो बड़े होते जा रहे हैं। तो अब जब हम लोग
लेजर्स बनाएंगे, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे हर एक बंदे के, तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल अकाउंट पेएबल का बन रहा होगा। ठीक है, हमने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये फर्ज करें आपका परचेज अकाउंट है, तो पेएबल से आपने उसको डेबिट कर दिया कितनी अमाउंट से, 4.5 मिलियन से, और पेएबल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे परचेजेस के साथ। एंड इसमें तमाम जो 375 यूजर्स हैं इनसे जब हमने परचेजेस की, तो हम लोग बजाय इसके कि सारों की अलग अलग 375 अकाउंट्स बनाएं, हम एक सिंगल पेएबल का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हैं तो वो सारे पेएबल्स, उन सबको पैसे पे करने हैं, तो हम लोगों ने एक्चुअली जो टोटल पे करने हैं वो 4.5 मिलियन पे करने हैं। जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने से मुतालिक ये चीज़ आती है कि जनाब यूज़र्स को कभी कभार ये ज़रूरी नहीं होता कि बताओ किस किस को पैसे देने हैं या किस किस से पैसे लेने हैं। यूज़र्स ने जिनसे पैसे लेने हैं, जो बिजनेस ने जिनसे पैसे लेने हैं वो लेता रहे, या जिसको देने हैं उनको देता रहे, लेकिन हमें बता दे कि टोटल देने कितने हैं या टोटल लेने कितने हैं, तो हम लोग पेएबल अकाउंट बनाते हैं। अब क्योंकि ये पेएबल अकाउंट किसी एक बंदे का नहीं होता है, इसलिए हम इसे पेएबल कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये तमाम पेएबल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम पेएबल्स की एंट्रियां इसके अंदर आ रही होती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेएबल कंट्रोल अकाउंट। तो जनाब हम लोगों ने ये बात की कि जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो जर्नल एंट्रीज में बहुत ज़्यादा क्योंकि एंट्रीज होती हैं, तो हम लोग जर्नल एंट्री में एक काम करते हैं, हम लोग डे बुक्स बना लेते हैं, और जब जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में पोस्ट करते हैं तो लेजर्स में भी ये काम करते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने की बजाय हम उनका एक कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं, राइट। और कंट्रोल अकाउंट में तमाम चीज़ों की जो एंट्रीज हैं वो की जाती हैं, उसमें तमाम चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। अच्छा, जिस मर्जी से रिसीवेबल है वो हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, जिस मर्जी से परचेजेस की हैं, जिसको पे सेल की हैं, तो हर एक के लिए एक एक कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। परचेजेस के लिए एक पेएबल कंट्रोल बन जाएगा, और सेल्स के लिए एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा, जो कि तमाम रिसीवेबल्स या पेबल्स को कंट्रोल कर रहा है, और तमाम एंट्रीज उसके अंदर ही होंगी। ठीक है जनाब, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेएबल कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो जनाब जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें ये कि हम लोग दो काम करते हैं, नंबर 1 हम लोग डे बुक्स बनाते हैं, और नंबर 2 हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स बना लेते हैं। हमें पता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके दो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हम लोग जब ट्रांजेक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नलाइज करते हैं, यानी कि हम उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री से हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। हम लोगों ने कहा ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसको तो कम नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शंस तो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अच्छी बात है। जर्नल एंट्रीज करते वक्त बजाय इसके कि हम हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री करें, हम कुछ डे बुक्स बना लेते हैं। डे बुक्स में तमाम एंट्रीज पार्क कर दिया करेंगे, वहां पर रख लिया करेंगे, लिख लिया करेंगे, और डे एंड पे हम वो तमाम एंट्रीज जो है वो जर्नल में सिंगल अकाउंट में पोस्ट कर दिया करेंगे। लेजर्स में गए तो हमारे जितने भी पेबल्स थे, जितने भी रिसीवेबल्स थे, सबके अलग अलग अकाउंट बनाने की बजाय एक रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे और एक पेएबल का कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे, राइट। तो दो स्टेप्स में ये काम होगा। आप लोग यहाँ पे भी एक काम करेंगे, यहाँ पे भी एक काम करेंगे। ट्रायल के अंदर तो डेफिनेटली वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सब्सिडाइज होके आ रही हैं, ऑटोमेटिकली समराइज होके आ रही हैं, तो इसलिए आपका ट्रायल इतना बड़ा नहीं बनेगा, और फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, राइट। चलें हम लोग आगे चलते हैं जी, डे बुक्स की बात करते हैं। हमारे पास ये 5 डे बुक्स होती हैं, परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक। जितनी भी परचेजेस की एंट्रियां होंगी जो कि क्रेडिट से रिलेटेड होंगी, क्रेडिट परचेजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो परचेज डे बुक है या परचेज रिटर्न डे बुक है, ये सिर्फ क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट परचेज रिटर्न्स की बात करता है। सिमिलरली सेल्स डे बुक में आप तमाम क्रेडिट सेल्स की एंट्रियां कर देंगे, और सेल्स रिटर्न डे बुक में आप तमाम क्रेडिट सेल्स रिटर्न की एंट्रीज करेंगे। ठीक है जी, ओके। और फिर उसके बाद कैश बुक बनती है, जो कि डबल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि नॉर्मली बिजनेस इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डबल कॉलम कैश बुक बन रही होती है, लेकिन
जब आप डे बुक का टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें एक और चीज़ भी आपको पढ़ाई जाती है विच इज़ कॉल्ड ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक तीसरा कॉलम भी होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये डे बुक्स होती हैं और उसके साथ एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जर्नल। जर्नल कह लें, ये वर्ड पहले लिख दें या बाद में लिख दें एक ही बात है। जर्नल ये वो अकाउंट होता है जिसमें तमाम वो एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे नहीं करते आप। ठीक है जनाब, तो जनाब हम लोगों ने बात की कि डे बुक्स बन जाती हैं और डे बुक्स के अंदर हम लोग क्रेडिट की एंट्रियाँ सारी उनकी रेलेवेंट परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न, सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक में करते हैं। लेकिन ये जो कैश की एंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स, कैश परचेजेस, कैश सेल्स रिटर्न्स, कैश परचेज रिटर्न्स, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, ये सारी की सारी एंट्रीज कैश से मुतालिक जो भी एंट्रीज होती हैं वो ये डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आप करते हैं। ये कैश बुक नॉर्मली ये डबल कॉलम कैश बुक होती है, यानी कि इसमें एक कॉलम कैश का होता है और एक कॉलम बैंक का होता है। ठीक है, कैश और बैंक आपको पता है सेम ही चीज़ें होती हैं। कैश बस आपके पास पड़ा हुआ है, बैंक जो है वो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो बैंक हो या कैश सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, बैंक कैश परचेज या परचेज रिटर्न, बैंक कैश रिसीट्स, बैंक और कैश प्री पेमेंट्स वगैरह, ये सारी की सारी आप इन अकाउंट्स में रेलिवेंट जगह पे पोस्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ यू मैनेज दिस सिस्टम। और इस सिस्टम का मकसद ये है कि आपने इसमें ये वाली गलतियां ठीक करनी है या जो एरर्स हैं वो सही करने। ठीक है जी, फॉर्मेट्स ऑफ डे बुक की बात करते हैं कि डे बुक के फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं। एक जो सेल्स रिटर्न सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक होती हैं, ये सारी की सारी इसी तरीके से एक लिस्ट की फॉर्म में बनाई जाती हैं जिसमें डेट आ रही होती है, कस्टमर या सप्लायर का नाम लिखा होता है और अमाउंट लिखी होती है, और उसको पूरे को जमा करके उसका जो टोटल होता है उसकी एक सिंगल एंट्री पास की जाती है। ठीक है जी, सेल्स डे बुक की जो टोटल होगी उसकी एंट्री बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट और पे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया कि रिसीवेबल अकाउंट कौन सी बंदे का, यहाँ पे हमें ये भी बताना होगा। तो इस वक्त हम लोग जो रिसीवेबल बना रहे हैं वो क्योंकि कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो बंदे की जगह पे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, सेल्स की एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अगर हम परचेजेस की बात करें तो ये क्या होगा जनाब, परचेज अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट। और पेएबल कौन सा वाला, किस बंदे का, कंट्रोल वाला, यानी कि जो सब का इकट्ठा एक सिंगल अकाउंट है। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज भी वॉइस वर्सा इसी तरीके से होंगी। ठीक है जनाब, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक एंड परचेज डे बुक। कैश बुक की बात करते हैं। कैश बुक इज योर फिफ्थ आइटम ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इसमें देखें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप कैश का अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से आप कैश का अकाउंट लेजर में जाके बनाने की बजाय जनरल के अंदर ही बना लेंगे। ठीक है, और जनरल के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक रजिस्टर ले लेंगे। रजिस्टर की ये जो है ना, ये समझ लीजिए कि ये लेफ्ट पेज होगा और ये रजिस्टर का राइट पेज होगा। ठीक है, और आप उसमें आमने सामने एंट्रीज करते चले जाएंगे जैसे आप लोगों के सामने ये एंट्रीज हो रही हैं। तो हम लोग कैश का अगर अकाउंट देखें तो कैश अकाउंट क्या होता है जी, कैश अकाउंट इस तरीके से बनता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है, उसमें जितनी रिसीट्स होती हैं सारी यहाँ पे ऐड होती जाती हैं, जितनी पेमेंट्स वगैरह होती हैं सारी यहाँ से माइनस हो जाती हैं, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली बैंक का जो अकाउंट होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है कि बैंक का जो ओपनिंग है वो डेबिट साइड पे आ रहा होता है, उसमें जितनी रिसीट्स होती हैं, जितने चेक आपको मिले वो आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, जितने चेक्स आपने दिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो क्यों ना हम एक इकट्ठा अकाउंट बना लें जिसमें कैश की और बैंक की डेबिट साइड दोनों की इस तरफ लिख दें आमने सामने, और इसकी क्रेडिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड इस तरफ आमने सामने लिख दें। सो दिस विल बी योर कैश बुक। ठीक है, अब बाकी हर चीज इसमें इजी है, बजाय इसके कि आप पहले एक दफा उसकी जर्नल एंट्रीज करें, आप उसकी एंट्रीज करें, फिर उसके बाद उसको अगले स्टेप में लेजर के अंदर जाके लेजर बनाएं। कैश बुक का और बैंक बुक का जो लेजर है उसकी बजाय आप उसका जर्नल जो उसका लेजर अकाउंट है वो आप उधर ही बना लेते हैं। ठीक है, आप जब अगले अकाउंट्स बनाने लगते हैं तो आप उस वक्त आप उसका ये कैश बुक का अकाउंट उधर नहीं बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी तरीके से आप जब इसकी एंट्री करते चले जाते हैं सेल्स के अंदर, तो ये जो कैश बुक है इसके अंदर जब आप एंट्रीज करते चले जाते हैं तो सारी एंट्रीज जो प्लस वाली हैं वो जो डेबिट वाली हैं वो इस तरफ आ जाएंगी और जो पेमेंट्स हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी और आपके पास यहाँ पे नीचे दोनों का
क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है जी, इसका क्लोजिंग बैलेंस दोनों का आमने सामने और इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आमने सामने आपको नजर आ रहा होगा। राइट, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। ये तो थे दो फॉर्मेट जो हम लोगों ने बनाए। इसके अलावा जो हमारी छठी डे बुक होती है डैट इज जनरल। तो जनरल होती है, इसमें बिल्कुल वैसे ही एंट्री होती है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। आपको उसका अंदाजा है कि अकाउंट डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डेबिट का कॉलम अलग होता है, क्रेडिट का कॉलम अलग होता है, एंड सो ऑन। हम लोग एक और छोटी सी बात करते हैं विच इज कि जब आपने कंट्रोल अकाउंट बना लिए हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं या किस बंदे को कितने पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनाया है जिसमें हम लोग टोटल की एंट्रीज करते चले जा रहे हैं। तो फिर किसी एक बंदे को कितना पे करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें बहरहाल साइड पे एक साइड रजिस्टर के तौर पे हर बंदे की अलग अलग अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि मिस्टर ए का अकाउंट क्या है, मिस्टर बी का अकाउंट क्या है और मिस्टर सी के अकाउंट में कितनी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने परचेजेस किए हैं मिस्टर ए से, बी से और सी से, और हम लोगों ने परचेज डे बुक बनाई और उसमें हमने कहा कि मिस्टर ए से हमने 4000 की सेल की है, मिस्टर बी से हमने परचेजेस किए हैं, मिस्टर बी से हमने 3000 की, और मिस्टर सी से हमने 2000 की परचेजेस की हैं। तो टोटल जनाब आपने 9000 की परचेजेस की हैं। ये आपकी डे बुक का टोटल है। हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? हम इसकी एंट्री कर देंगे जनाब परचेज अकाउंट डेबिट एंड पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 9000 से। ठीक हो गया जनाब। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनाया हुआ है तो इसको क्रेडिट कर देंगे परचेजेस से 9000 से। ईयर एंड के ऊपर आपने इसको क्लोजिंग कैलकुलेट किया 9000, और ये जो 9000 है ये आपने बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दिया। ये जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है इसमें आपने प्रेजेंट कर दिया कि जनाब दिस अमाउंट इज द अमाउंट जो कि हमने पे करनी है। बट कितनी कितनी किस किस को पे करनी है, तो उसके लिए हमें साइड रजिस्टर के अंदर सब्सिडरी लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे। सब्सिडरी कहते हैं मातहत को, ठीक है। सब्सिडरी कहते हैं वो चीज जो कि एक चीज के अंडर आ रही होती है। तो कंट्रोल अकाउंट तो आपने बना लिए, लेकिन आपको बहरहाल हर बंदे का अलग अलग अकाउंट फिर भी मैनेज करना पड़ेगा एक साइड रजिस्टर में, एक ऐसी जगह पे जो कि आप नॉर्मली यूज नहीं करते। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि यार किस बंदे से कितनी कितनी परचेजेस की हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो वहां से निकले। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट होती है डे बुक की उसकी आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज पेएबल कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट। लेकिन ये जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं इनकी एंट्रीज भी आपको उस साइड रजिस्टर में करनी पड़ेंगी, और उस साइड रजिस्टर पे आप एंट्री हर एक के अंदर करेंगे परचेज अकाउंट 4000, परचेज अकाउंट 3000 और परचेज अकाउंट 2000, और हर एक का अलग अलग आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बहरहाल हर बैलेंस की अलग अलग अमाउंट चाहिए कि उस बंदे से हमने कितने लेने या देने। ठीक है जनाब, और इस तरीके से आप इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। और जब आप अपने साइड रजिस्टर की एक समरी बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मिस्टर ए को जो है ना वो हमने 4000 देने हैं, मिस्टर बी को हमने 3000 देने हैं और मिस्टर सी को हमने 2000 देने हैं, टोटल हमने 9000 देने हैं। तो दिस विल बी आवर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। तो लिस्ट ऑफ बैलेंस क्या होता है? वो जो रजिस्टर हम लोग साइड पे मेंटेन कर रहे होते हैं, जो हमारे ओरिजिनल लेजर के नहीं बल्कि हम लोग उसको अलग से मेंटेन करते हैं ताकि हमारी इतनी गलतियां या इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेजर के अंदर ना हो, हम उनको साइड पे कर लें। तो उसकी जो समरी होगी उसे हम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कहते हैं। नॉर्मली जो एंट्री होती है हमारे मेन अकाउंट्स के अंदर, हमारे मेन लेजर के अंदर, वो होती है डे बुक के टोटल से। तो ओरिजिनल अमाउंट के अंदर अगर ये इन लिस्ट की टोटल के अंदर कोई गलती हो गई, यानी कि इनको जमा करते हुए कोई गलती हो गई, तो वो गलती हमारे अकाउंट्स में शो हो रही होगी, राइट। लेकिन क्योंकि हमने हर एक अमाउंट को पकड़ के रेलेवेंट जगह पे डालना है, तो अगर हमने इनको जमा करते वक्त कुछ गलती की है तो हमारा साइड रजिस्टर बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि हमने गलती तो इस अमाउंट में की है, ये अमाउंट्स तो ठीक है,
तो जनाब यहां से एक बात पता चलती है कि कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट्स को आपस में कंपेयर भी कर लेना चाहिए। जब हम सब्सिडरी लेजर्स को कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच करते हैं वन बाय वन, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर गलती आ जाए। अगर पेबल कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी लेजर के लिस्ट ऑफ बैलेंस के टोटल के अंदर, इस टोटल के अंदर और इस टोटल के अंदर कुछ फर्क होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं पे ये वाला जो डे बुक है इसको टोटल करते वक्त गलती की है। ठीक है, हमने परचेज डे बुक को टोटल करते वक्त गलती किया या परचेज रिटर्न डे बुक को टोटल करते वक्त गलती की है। इसी वजह से पेएबल का कंट्रोल अकाउंट और पेएबल के सब्सिडरी अकाउंट्स के लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का टोटल टैली नहीं कर रहा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इनको आपस में रिकंसाइल भी कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चंस एग्जामिनर नॉर्मली पहले पूछा करता था, आज से 3-4 साल पहले, लेकिन अब उसने उस तरह के सवाल पूछने छोड़ दिए हैं। लेकिन बहरहाल उसकी एक प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे, ताकि अगर वो सवाल उस तरह का आ जाए तो वो आपको करना आता हो कि हम उसको कैसे करेंगे, राइट। सो द कॉन्सेप्ट वाज कि परचेज अकाउंट और पेएबल अकाउंट, ये एंट्री हम करते हैं डे बुक के टोटल से, और अगर टोटल में गलती हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि पेएबल कंट्रोल अकाउंट का टोटल और साइड रजिस्टर का टोटल आपस में टैली नहीं करेगा। हाँ, एक और चीज हो सकती है कि ये जो 4000 था ये एक्चुअली 4000 नहीं था, ये 4500 था। आपने यहां पे भी इसको 4000 लिखा, तो साइड रजिस्टर का टोटल यानी कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का टोटल और पेएबल कंट्रोल अकाउंट का जो टोटल है वो मिसमैच नहीं करेगा, वो टैली करेगा, यानी कि वो खराब नहीं होगा, वो फिर भी एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट में गलती हो गई है। तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिस्ट के अंदर अगर गलती हो, परचेज डे बुक की किसी अमाउंट को डालने में गलती हो, तो फिर साइड रजिस्टर और पेएबल कंट्रोल अकाउंट का टोटल जो है वो टैली करेगा। लेकिन अगर आप ये चीज करें कि पेएबल टोटल को जो है ना, जो यहाँ पे टोटल करते वक्त गलती करते हैं, तो पेएबल कंट्रोल अकाउंट और साइड रजिस्टर के अकाउंट में जो है वो सेम नहीं रहेंगे, उसमें डिफरेंस आएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो इस एरिया से पूछे जाते हैं। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे दी जाती हैं, सिंपल कि जनाब इस डेट को ये किया, इस डेट को ये किया, इस डेट को ये किया, और आपको कहा जाता है कि जनाब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाएं या कंट्रोल अकाउंट बनाएं। चल भाई, तो ये कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। आपने जो एंट्रीज को पोस्ट करने के जो तरीकाकार है, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है पूरा, और ये नियर पेयर की वेबसाइट पे ये जो कोर्स है इसके अंदर अवेलेबल है, आपने जाना है, वहां पे आपको ये क्वेश्चन अपलोडेड नजर आए। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, के कंट्रोल अकाउंट्स आपने सिर्फ बनाने हैं, उसके लिए स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कराया हुआ है, आपने वहां से जाके करना है। और ट्रायल बैलेंस बनाना, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि ज़ारबा ट्रेडर्स का क्वेश्चन है, जिसमें बड़ी डिटेल से मैंने हर चीज़ इस तरह से समझाई है कि वो क्योंकि वो मेरे फुल कोर्स का, ये फुल कोर्स की वीडियोस है, तो मैंने फुल कोर्स में से निकाल के यहाँ पे डाल दिया, और मैंने कहा यार अब किया हुआ है काम, तो फिर उसको मजीद अब दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है और इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर दी हुई है, तो आप अगर ये स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन 6 अगर कर लें, तो फिर इसके बाद जो 2-3 वो और सवाल हैं वो भी आप वहां से कर सकते हैं। सिमिलरली सब्सिडरी लेजर्स और कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन आइटम 17 क्वेश्चन नंबर 6, तो अब आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ये 4 सवाल करने हैं, तो दैट विल बी ए गुड रिवीजन ऑफ योर एरियाज। इन चारों एरियाज में भी इस कॉन्सेप्ट्स को, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि ये सवाल आया तो इसको कैसे करना है, ये सवाल आया तो इसको कैसे करना है। तो ये क्वेश्चंस जनाब आप लोगों ने करने हैं। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अभी पीछे जो भी सवाल हैं मैं उनको देख नहीं रहा, अब आप आगे जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए।